नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में आज काबीना का अहम इजलास। रियासती तरक्की, सरमायाकारी, फलाही स्कीमों पर किया जा रहा है गौर। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 प्रोग्राम में की शिरकत। हवाई जहाजों के स्टॉक डिस्प्ले का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के आजमीन हज को विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से रवानगी की मिली इजाजत। इजाफी नशिस्तों की भी मिली मंजूरी। विशाखापट्टनम में सीपीएम का एहतजाज। एमपी श्री भरत पर सरकारी जमीनों पर कब्जे के लगाया इल्जाम। गीतम यूनिवर्सिटी के गेट पर दिया धरना। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के हाथों अक्षया फाउंडेशन की ख्वातीन असातिज़ा में लैपटॉप तकसीम। लोक भवन में मुनक्किद हुई तकरीब। महाराष्ट्र के बारामती के करीब एनसीपी लीडर अजीत पवार का जाती तैयारा हादसे का शिकार। अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। अब खबरें तफसील से। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की सदारत में आज रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। ये इजलास वेलगापुरी में वाक़ सेक्रेटरीट में मुनक्किद होगा, जिसमें रियासती तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग़, फलाही स्कीमों के निफाज और इंतज़ामी उमूर से मुतालिक कई अहम नुकात पर तफसीली गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। इम्कान है कि इजलास में मुतअद्दिद अहम तजावीज़ को मंजूरी भी दी जाएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुबह सेक्रेटरीट पहुँचेंगे और इसके बाद काबीना इजलास में शिरकत करेंगे। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद वज़ीर आला महकमा माहौलियात के ओहदेदारों के साथ खुसूसी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे ग्रीन कोर्स से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़िद होगा, जिसका शजरकारी, सरसब्जी में इजाफा और जंगलाती रकबे की तौसी पर वाज़ेह हिदायत दी जाएंगी। मरकजी वजीर बराए सिविल एविएशन राम मोहन नायडू ने विंग्स इंडिया 2026 में हवाई जहाज़ों की स्टैटिक डिस्प्ले का इफ्तिताह किया। ये तकरीब हैदराबाद में जारी बैनुल-अक़वामी एविएशन नुमाइश के दौरान मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की एविएशन कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर ने स्टैटिक डिस्प्ले की अहमियत और नौजवानों में एविएशन के शोबे में दिलचस्पी बढ़ाने पर जोर दिया। स्टैटिक डिस्प्ले में मुख्तलिफ तैयारे, हेलीकॉप्टर और जदीद एविएशन टेक्नोलॉजी के मॉडल्स पेश किए गए, जिसे देखने के लिए सनत के माहिरीन और एविएशन के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये नुमाइश भारत के एविएशन शोबे को फ़रोग़ देने और मुल्की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मौक़े उजागर करने के मकसद से मुनक़्क़िद की गई है। So my message to all the OEMs and the international people that are coming here, one single and straightforward message is that in the world today, India is the most brightest spot. IMF has already said that India is going to grow at 7% annually for the next 10 to 15 years. It gives a kind of confidence, it gives a kind of message, straightforward message to everyone that if you are looking at a place to invest, if you are looking for a strong relationship in manufacturing or any other sector, then India becomes the best place to partner up with. And we are standing committed from the side of civil aviation. That is what we want to showcase from the Wings India 2026, is that India is ready to take the next step ahead in civil aviation sector, which is the most important one, is to get the manufacturing ecosystem ready. Because globally, with the geopolitical conflicts, with other challenges that are emerging, there are a lot of uncertainties that are coming in across the world. But in these uncertainties, with the kind of growth India is seeing, this is one of the most favorable nations right now. And that is why you have seen India and EU also cracking up one of the most complicated FTAs ever done. And this is a great victory for us as a country. And that kind of relationships that we are having, we are going to strengthen the aviation system also, and we want everyone to partner up with India. We are going to give them, that is a commitment for our side, that we are going to give them all the necessary support,
And what India is specifically looking is to expand on the manufacturing ecosystem. It's fantastic to be at Wings India this year. It's fantastic to be able to show for the first time our new Dreamliner 7879, which is fresh from the factory in Seattle. We took our first passengers on it yesterday and we hosted Minister Naidu on it today. I think everyone was very impressed with the interiors, world-class seats, world-class in-flight entertainment, of course Air India's world-class service. It's a very, very exciting time. We're going to be receiving 6 more wide-body aircraft this year, but in addition we're going to start seeing the first of the refitted interiors of our old 787s. The first one should come back into service in February and the interior will look exactly the same as this brand new one behind me. So across this year, flights to Europe, Australia, East Asia are starting to be operated by world-class products and a very, very exciting time for Air India. So my message मरकजी हुकूमत ने हज 2026 के लिए आंध्र प्रदेश के हाजियों को विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने की इजाज़त देते हुए इजाफी नशिस्तों की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी उस वक्त मुमकिन हुई जब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर अक़लीती बहबूद NMD फ़ारूक ने इस मामले को मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लीती अमूर किरण रिजिजू से रुजू किया। इब्तिदाई तौर पर 345 हजाज ने विजयवाड़ा से रवानगी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से फ़ी हाजी 1 लाख रुपये माली इमदाद के ऐलान के बाद मज़ीद 200 हजाज ने विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट का इंतखाब किया। मरकज़ की मंजूरी के बाद इस एम्बार्केशन पॉइंट से कुल 545 हाजियों की रवानगी मुतवक्किल है। सरकारी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए आज CPIM ने विशाखापट्टनम में जमकर एहतजाज किया। एहतजाजी CPM के लीडरों ने रुकन पार्लियामेंट श्री भरत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद ही हुकूमत की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, हालांकि उनका फ़र्ज़ सरकारी अराज़ियात को महफूज रखना है। CPM लीडरों ने अराज़ी पर कब्जा करने वाले MP को फौरी गिरफ्तार करने और लैंड ग्रैपिंग के क़वानीन के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। CPM लीडर लोकानाथम व दीगर लीडरों ने गीतम यूनिवर्सिटी की 54 एकड़ अराज़ी का मुआयना किया जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जा की गई है। इसके बाद उन्होंने गीतम मेडिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग एग्जिट गेट तक रैली निकाली और गेट के सामने धरना दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत गरीबों की ज़मीनें रेगुलर करने के मुतालबात पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन गीतम यूनिवर्सिटी को ज़मीनें देने में तेज़ी दिखाई गई है। మేము ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమిస్తాం, మీరు రెగ్యులరైజ్ చేయండి అనే పద్ధతిలో వ్యవహారం చేస్తూ ఉంది. చిన్నబాబు గారు ఏమని చెప్తున్నాడు, 99 పైసలకే నాకు నచ్చిన కంపెనీలన్నీ మేము ఇస్తాం, ఎవరికి నచ్చింది మేము ఇచ్చేస్తాం, ప్రభుత్వ భూములు కానీ లేదు పేదల భూములు కానీ ఇచ్చేస్తానని లోకేష్ బాబు గారు ప్రకటన చేస్తారు. చిన్నబ్బాయి MP భరత్ గారు ఆయన చెప్తుందంటే మేము ఆక్రమించిన భూములకి రెగ్యులరైజ్ చేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ప్రభుత్వ భూములకి కస్టోడియన్గా ఉండాల్సింది, రక్షించాల్సింది, ట్రస్టీగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఇట్లాగా వ్యవహరించడం సరైంది కాదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎన్నికల సందర్భంగా అసెంబ్లీలోను పార్లమెంట్లో ఏ రకమైన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు, ప్రభుత్వ భూముల్ని ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాల్ని తాకట్టు పెట్టకుండా మేము ఖచ్చితంగా పరిరక్షిస్తామని. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇదే గీతం యూనివర్సిటీకి దాదాపు 67 ఎకరాల భూమిని రెగ్యులరైజ్ చేశారు. CPM విశాఖ జిల్లా కార్యదర్శి ప్రభుత్వ భూముల్ని 54 ఎకరాల 79 సెంట్ల భూమిని అక్రమంగా కబ్జా చేసినటువంటి విశాఖపట్నం పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీభరత్ని తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి ఆయన ఆక్రమించుకున్న భూముల్ని వెంటనే స్వాధీనం చేసుకోవాలని, గీతం యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని భూముల మీద ప్రభుత్వం కమిషన్ వేసి సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని CPM పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు చెప్పింది ఈ రాష్ట్రంలో భూదోపిడీ జరిగిపోతూ ఉంది, మాకు అధికారం ఇవ్వండి, ప్రజల భూమిని రక్షిస్తామని చెప్పని. వీళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటి? లోకేష్ గారి తోడోడు కాబట్టి, చంద్రబాబు గారి బంధువు కాబట్టి ప్రజల భూములు కట్టబెడతారా? అందుకోసం ప్రజలు మీకు ఓటేసి గెలిపించండి చెప్పని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఎన్నికల ముందు ఒక మాట, ఎన్నికల తర్వాత ఒక మాట.
तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने लोक भवन में अक्षय विद्या फाउंडेशन के ख्वातीन असातिज़ा में लैपटॉप तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इल्म जहालत और गुर्बत की जंजीरों को तोड़ता है, जबकि तालीम फ़र्द की सलाहियत को उजागर करती है और मजबूत कम्युनिटीज़ की तश्कील करती है। गवर्नर ने आर्टिकल 21A का हवाला देते हुए बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र में मुफ्त तालीम की ज़मानत दी और अक्षय विद्या फाउंडेशन की गरीब बच्चों के लिए खिदमात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लैपटॉप तालीमी मेयार को बेहतर बनाने, डिजिटल शमूलियत को फ़रोग देने, तालीमी खलीज को कम करने और तलबा को डिजिटल मैशियत के लिए तैयार करने में मददगार साबित होंगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 2026 के मुजवज़ा रहनुमायाना खतूत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तलबा का कहना है कि ये फ्रेमवर्क ज़ात पात पर मबनी इम्तियाज़ को मौसी तरीके से नहीं हल करता और इसमें साख्ती और तारीफ़ाती खामियाँ हैं। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर दयानिधि ने कम्युनिटी की तश्कील पर सवाल उठाया और कहा कि आला प्रोफेसरों और मेरिट की बुनियाद पर फैसले मार्जिनाई तलबा की आवाज़ दबाने का बाइस बन सकते हैं। दीगर तलबा ने कहा कि रहनुमायाना खतूत में इम्तियाज़ की वाज़ेह तारीफ़ नहीं और इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तलबा को इसी फ्रेमवर्क में शामिल करना मसला पैदा करता है। ये जो गाइडलाइन आई है ये बहुत ज़्यादा कोई खुशी उशी की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें कोई क्लियरिटी भी नहीं है। अब ये जो ओबीसी को ऐड किया है ये बहुत राजनीतिक लगता है कि जैसे वोट बैंक टाइप का। हाँ, रही बात कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ इसी यूनिवर्सिटी ने रोहित को मार दिया और रोहित एक्ट आना चाहिए था, कर्नाटक गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में हुआ, जिस राज्य में हुआ वहाँ नहीं आ रहा है। अभी तक उसका पता नहीं है क्या है, ड्राफ्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। और जाति भेदभाव तो यहाँ हर दिन फेस करना पड़ता है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, वहाँ शायद ये पूछ लिया जाता है कि मैं कहूँ पंकज तो पूछ लेंगे आगे क्या। यहाँ कोई पूछता तो नहीं है कि आगे क्या क्या लिखते हो, लेकिन वो सब पता कर लेते हैं और बात होती है, आरक्षण पे बात होती है, बहस करने लगेंगे। आपको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आप किस जाति से आते हैं, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी वो किस जाति से आते हैं। तो ये जो विरोध मेरे सवर्ण भाई कर रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हें भी सवर्ण मतलब क्या, मैं कहूँगा ब्राह्मण वर्सेस एवरीवन चल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। నేను ఈరోజు యూజీసీ ఈక్విటీ గైడ్ లైన్స్ మీద మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్గా దీంట్లో డిస్క్రిమినేషన్ డెఫినిషన్ చూస్తే అది ఇంక్లూజివ్గా లేదనమాట. సో దాంట్లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారు కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. సో మీకు చాలామంది ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటారు. ఒక అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకునే ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి క్లాస్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్ దాకా, మళ్ళీ హాస్టల్స్లో కూడా రూమ్స్ దగ్గర, మెస్ దగ్గర ప్రతి అడుగడుగున చదువుకునే పిల్లలు చాలా కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తారు. మనం ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ గురించి చెప్పాలంటే రోహిత్ వెమ్మల అందరికీ తెలిసిన పేరే. 2016లో తను ఈ కుల వివక్ష తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అది ఆత్మహత్య అంటం కంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ మర్డర్ అనటం భావ్యం. ఎందుకనంటే వి యాజ్ అ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తనని ఫెయిల్ చేసింది అనమాట. And UGC guidelines we have seen, and okay, this is kind of one way forward, but at the same time there are many lacks in this. So if we look into the composition of the committee, so they have mentioned there should be representation from the SC, ST, OBC and women, but we should have the quota within quota, because there will be 3 professors, one head of the institutions, then 2 meritorious. I don't know why they have put meritorious when they are fighting against discrimination, which is a historical discrimination, and they are putting merit. We know that how merit is decided in this university, in this kind of campuses. So if they are putting reserved category as to the students, and if they are putting तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में 28 से 31 जनवरी तक चलने वाले मेडारम जात्रा का आगाज़ हो गया है। आज समका सल्लम्मा की महात्रा शुरू होगी, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ अकीदतमंद शिरकत करने वाले हैं। मेदाराम के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी के तहत भारी रकम मंजूर करते हुए बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने का ऐलान किया है। भक्तों की भारी तादाद को देखते हुए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। वहीं सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजाम भी किए गए हैं। तेलंगाना आरटीसी ने 4000 बसें और 5000 से ज़ायद
हेल्थ वर्कर्स तैनात किया है और यात्रा के लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए अक़ीदतमंदों को सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज से 30 जनवरी तक उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर दिन 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामजदगियां कबूल करेंगे। 116 म्यूनसिपैलिटियों और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमुदनी ने इस हवाले से तफसीलात बताई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल 52,43,000 वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। पोलिंग 11 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 13 फरवरी को की जाएगी और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां दोबारा पोलिंग 12 फरवरी को मुनक़िद की जाएगी। तेलंगाना में कल से ही म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात का ज़ाब्ता इखलाक भी नाफिजुल अमल हो चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज की निगरानी ADG महेश भागवत करेंगे। That is exhibited. ఈ షెడ్యూల్ ద్వారా రేపటి నుండి నామినేషన్ మొదలవుతాయి. ఎలక్షన్ నోటీస్ ఆర్ఓలందరూ కూడా రేపు ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ ఎలక్షన్ నోటీస్ని అనుసరించి నామినేషన్స్ యొక్క ప్రక్రియ 31వ తేదీ స్క్రూటినీ, దాని తర్వాత విత్డ్రాల్, తర్వాత పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ 3వ తేదీ అవుతుంది. తదుపరి వాళ్ళు ప్రచారానికి వెళ్తారు. ప్రచారానికి వెళ్ళిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ పోల్ 11వ తేదీ ఫిబ్రవరి, కౌంటింగ్ 13వ తేదీ 8 గంటల నుండి ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కూడా కౌంటింగ్ ముగిసిన వెంటనే డిక్లేర్ చేయబడతాయి. లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనలీ, కానీ ఆ ప్రాంతంలో పక్క మా సిబ్బంది ఫ్లాగ్ మార్చ్ కూడా చేసి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఇది కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా అదే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఎలక్షన్స్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కాబట్టి 100% వెబ్ కాస్టింగ్ కోసం వెళ్ళాలని మేడం డిసిజన్ తీసుకున్నారు. తర్వాత ఈ వెబ్ కాస్టింగ్తో పాటు బయట కూడా అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్లో లొకేషన్లో అక్కడ కూడా కొన్ని కెమెరాస్ని పెట్టి మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి అది కూడా పక్కా మానిటర్ చేస్తాం. సో ఇది ఎలక్షన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెస్టీజ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ that we are conducting this election in free and fair manner. My appeal to all the voters to come out and cast their vote. नंदियाल जिला में SP सुनील और ASP योगेंद्र बाबू के हुक्म पर ट्रैफिक CI ने गाड़ी चलाने वालों के लिए एक इख्तिराई बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ट्रैफिक CI LED स्क्रीनों के जरिए नंदियाल के लोगों को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के नताइज के बारे में आगाह कर रहे हैं। इस मौके पर फ्रेंडली पुलिस के हिस्से के तौर पर SP सुनील के हुक्म के मुताबिक मोटरसाइकिलों की फलाह व बहबूद के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। CI ने कहा कि ये प्रोग्राम सड़क हादसा में जानी नुकसान की सूरत में ख़ानदान की माली सूरत हाल के बारे में बेदारी पैदा करने और हादसात को रोकने के मकसद से शुरू किया गया है। करनूल के अशोकनगर इलाके में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नालियों की मरम्मत के दौरान अचानक एक बिजली का खंभा गिर गया। उसी वक्त एक तालिब इल्म रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन मुकामी लोगों की फौरी आवाज़ और इंतबाह की बदौलत तालिब इल्म हादसे में महफूज रहा। वो बिजली के खंभे की जद में आने से बच गया। ये वाक़या CC कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो वायरल हो गई है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि दोबारा इस तरह के ख़तरनाक वाक़यात ना हों। ఈరోజు పొద్దున ఉదయం అర్లీ మార్నింగ్ 7:30కు పురాణ కాలం నాటి స్తంభాలు డ్రైనేజ్ తీయడం వలన అవి ఒరిగి కింద ఉన్నాయి. పిల్లవాడు అదృష్టవశాత్తు ఒక నిమిషంలో తప్పించుకోలేంటే పిల్లవాడు ప్రాణం పోయేది. ఇది ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ డ్రైనేజ్ తీసే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇంతకుముందు తర్వాతనైనా ఇలా జరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ప్రభుత్వం తన చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను.
तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सलीम ने मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन पर लगाए गए कब्जे के इल्ज़ामात को एकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो 40 सेंट और ना ही 40 फीट ज़मीन पर कब्जा किया है। सलीम ने वजाहत की कि साल 2017 में बनाए गए एक वेंचर के लिए सड़क की ज़रूरत के पेश नज़र 2025 में ज़िला कलेक्टर को दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर कलेक्टर की जानिब से सड़क तामीर करने की मंजूरी दी गई। तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि वो अपनी जमायती जिम्मेदारी के तहत ना खुद किसी किस्म के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस हैं और ना ही किसी को ऐसा करने की इजाज़त देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी और अवाम के सामने उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और शफाफ है। ఇక్కడ ఎవరైతే సాయినాథ్ రెడ్డి వెంచర్ ఉంది, ఇక్కడ పద్మావతి ఎస్టేట్ ఉన్నారు, బీవీఆర్ ఎస్టేట్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ప్రజలకు అందరికీ రోడ్డు కావాలని వాళ్ళందరూ కలిసి కలెక్టర్ దగ్గర అర్జీ పెట్టుకున్నారు. గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి 1/8/2025కి కలెక్టర్ దగ్గర అర్జీ పెట్టుకుంటే వాళ్ళందరూ అంత సంతకాలతో వాళ్ళ అర్జీ ఇచ్చినారు. ఇస్తే కలెక్టర్ గారు మౌర్య భరద్వాజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు మరి 12/8/2025 నాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఏపీఆర్డీసీ డివిజన్ కర్నూలు వాళ్ళకి ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్కి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చినారు, ఇది రోడ్డు వేయండి అని. ఇంతేగాని ఇక్కడ ఎలాంటి కబ్జా కాలేదు. మా బీజేపీ సోదరులు మిత్రులు నిన్న వచ్చి 40 సెంట్లు కబ్జా అయిందన్నారు. 40 సెంట్లు లేదు కానీ 40 మీటర్లు కూడా కబ్జా కాలేదు, 40 అడుగులు కూడా కాలేదు, 40 ఇంచులు కూడా కాలేదు. సో మేము 10 మందికి కబ్జాల నుంచి విడిపించేవాళ్ళు కాబట్టి మేము आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा में एक दुकान में अचानक आग लग गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। हुक्काम ने कहा कि आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी ओहदेदार नुकसान का जायजा ले रहे हैं। मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऑनलाइन तकरीब के जरिए वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का इफ्तिताह किया। यह प्रोग्राम मुल्क के साहिली इलाकों में साइकिलिंग को फ़रोग देने और नौजवानों में कौमी जज्बा उजागर करने के मकसद से मुनक़िद किया गया। वजीर ममलिकत ने इफ्तिताही तकरीब में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लेते हुए शुरका को प्रोग्राम की अहमियत और कौमी खिदमत के जज्बे पर जोर दिया। साइक्लोथॉन में मुल्क भर से नौजवान साइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान मुख्तलिफ साहिली शहरों के मनाजिर को दिखाने वाले विजुअल्स भी पेश किए गए। इस तकरीब का मकसद न सिर्फ खेलों और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है, बल्कि नौजवानों में हुब्बुल वतनी और माहौलियाती शऊर बेदार करना भी है। प्रोग्राम के दौरान साइकिल सवारों ने समाजी इत्तेहाद और कौमी एकजहती के पैगाम को उजागर किया। तटीय साइक्लोथॉन की शुरुआत है 28 जनवरी से और 130 सदस्यों का ये सीएसएफ का एक दल जो 6,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर ये जाएंगे और पूरे तटीय क्षेत्र में ये सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का और सीएसएफ का। 52 गांवों में ये लोग रुकेंगे और 1 महीने से भी ज्यादा ये दूरी तय करके करीब ये 22 फरवरी को ये लोग कोची में पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं सीएसएफ को बधाई देता हूं और इन सभी 130 सदस्यीय दल को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस बड़े काम के लिए। देखिए, फिट इंडिया का जो जुनून देश में छाया है वो आप सब भी उससे वाकिफ होंगे और हमारे जो युवा और स्पोर्ट्स मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, वो स्वयं हर संडे को देश के अलग अलग भागों में जाकर साइक्लोथॉन आयोजित करते हैं और साइकिल्स के माध्यम से सभी यूथ उसमें जुड़ते हैं साइकिलिंग के माध्यम से। तो ये मैसेज जो है केवल साइकिलिंग का मैसेज नहीं है, ये फिटनेस का मैसेज है जो हर जगह जा रहा है। यूथ बड़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया फिट रहेगा तो इंडिया हिट रहेगा। Members of the organizing team and press and media who have gathered here for the flag off ceremony of So साइक्लोथॉन पोर्टल कोस्टल रीजन से गुजरेगा, सब जगह होके जाएगा और इससे सारे पोर्ट्स भी जुड़े।
महाराष्ट्र से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और एनसीपी रहनुमा अजीत पवार समेत 6 अफराद तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह पेश आया। हुक्काम के मुताबिक ये तैयारा उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब एनसीपी लीडर अजीत पवार और दीगर अफराद के साथ पुणे जिले के बारामती इलाके में लैंडिंग कर रहा था। अचानक तकनीकी खराबी के बाइस तैयारा जमीन से टकरा गया, जिसके नतीजे में तमाम अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें जाए मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस और एविएशन हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इस सानहे के बाद सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अजीत पवार और दीगर जाँ बहक अफराद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। आखिर में एक बार हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में आज काबीना का अहम इजलास। रियासती तरक्की सरमायाकारी फलाही स्कीमों पर किया जा रहा है गौर। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने हैदराबाद में विंग इंडिया 2026 प्रोग्राम में की शिरकत। हवाई जहाजों के स्टैटिक डिस्प्ले का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज को विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से रवानगी मिली इजाजत। इजाफी नशिस्तों की भी मिली मंजूरी। विशाखापट्टनम में सीपीएम का एहतजाज। एमपी श्री भरत पर सरकारी जमीनों पर कब्जे के लगाया इल्जाम। गीतम यूनिवर्सिटी के गेट पर दिया धरना। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के हाथों अक्षया फाउंडेशन की ख्वातीन असातिज़ा में लैपटॉप तकसीम। लोक भवन में मुनक्किद हुई तकरीब। महाराष्ट्र के बारामती के करीब एनसीपी लीडर अजीत पवार का जाती तैयारा हादसे का शिकार। अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। आंध्रा तेलंगाना न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।